चलो वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने एलिमेंट वाइज पढ़ चुके थे एंड हमने डिस्कस कर लिया था फंक्शन वाइज, राइट। एलिमेंट वाइज आई टोल्ड यू तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। होते सब खर्चे ही हैं, बस उसको हम मटेरियल लेबर को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो उनकी हमने अदर कैटेगरीज बना दी बाकियों की, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होता है, ये सब आपका रेलेवेंट होगा जब आगे चल के कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, या फिर इनफैक्ट हर एनी पोर्शन ऑफ कॉस्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद फंक्शन बेस्ड पे मैंने बताया था तीन डिपार्टमेंट्स मान के चलो। फंक्शंस मतलब काम, काम मतलब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट्स बनते ही काम अलग अलग काम के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद वेरिएबिलिटी के बेसिस पर मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट जो टोटालिटी में सेम रहती है बट पर यूनिट में ये रिड्यूस होती है। क्या होती है? रिड्यूस होती है। क्या ये हमेशा ही रिड्यूस होगी पर यूनिट में? ये इकोनॉमिक्स वगैरह में तुम पढ़ते हो, यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है, आप क्या मानोगे, पर यूनिट में ये रिड्यूस होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो टोटालिटी में रिड्यूस वेरी करती रहती है, ठीक है। अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, घटाओगे तो ये भी घटेगा, बट ये पर यूनिट में सेम रहती है। यही इनके फीचर्स है जिसकी वजह से हम सेमी वेरिएबल को अलग करते हैं। नाउ सेमी वेरिएबल इज समथिंग जो ना टोटालिटी में सेम है ना पर यूनिट में सेम है, तो यानी वो सेमी वेरिएबल है। अब उसको अलग करने के लिए हमने कुछ मेथड्स यहाँ पे पढ़ने थे, तो हमने कुछ पढ़े भी थे इनफैक्ट। फर्स्ट वाज आपका एनालिटिकल मेथड, जिसमें क्या था कि एक एक्सपर्ट आएगा एंड ही विल टेल यू कि कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है, उससे आप स्प्लिट कर पाओगे। फिर इसके बाद आपका एक मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड, जो मैंने कहा था मॉड्यूल से एक बार दिखा दूंगा, बट प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछेगा, बिकॉज उसके लिए उसको ग्राफ पेपर देना पड़ेगा, आपको प्रिसाइज प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, एंड देन जब चार्ट बन जाता है ना, यू कैन क्लियरली से कि ऊपर चार्ट, ये देखो ये ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, एक सर्टेन पोर्शन फिक्स हो जाता है और एक सर्टेन पोर्शन वेरिएबल, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है उस पर, तो आप बता सकते हो कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने एक कंपैरिजन यहाँ पे किया था लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी पहले। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जब आ जाएगी तो वो एक रेट होता है, मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, तो वो निकाल लो पहले। वो निकालने के लिए आपने क्या कहता है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन एक्टिविटी। फिलहाल हम मटीरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक्टिविटी यूनिट्स में होगी, जब आप लेबर पढ़ोगे तो वो आवर्स में हो जाएगी, ठीक है। ओवरहेड्स पढ़ोगे तो या तो वो आवर्स में होगी या मशीन आवर्स में होगी, यूनिट्स में भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने जो पढ़ा था वो ये था मेन कंपैरिजन, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है। और इसका हमने एग्जांपल भी किया था, जब आपके पास पर यूनिट आ जाए तो किसी भी एक एक्टिविटी लेवल को उठा लो, उससे मल्टीप्लाई करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बची हुई फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। किसी भी लेवल पर आप निकाल सकते हो, है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका हाई लो मेथड है, ठीक है। हाई लो मेथड के अंदर आपको क्या करना है, देखो घूम फिर के ना सारे मेथड एक ही चीज कर रहे हैं, वो स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो उसने कोई यूनिक तरीका अपना लिया। यहां पर वो लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशो का इस्तेमाल करके दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट। एक बार वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी तो आप उसको टोटल कॉस्ट से क्या कर देना, लेस कर देना। ये कैसे आएगी मैं बताऊंगा, बट ये जो आप सेल्स इनटू रेशो कर रहे हो ना, ये जो आपका आंसर आएगा ये आपको क्या देगा, एक वेरिएबल कॉस्ट देगा, ठीक है। और इससे आप टोटल कॉस्टेस को हटा दोगे तो बची हुई क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट हमेशा रेजिडुअल होती है, बची हुई होती है, एंड में निकलती है, ठीक है। हाई लो मेथड बेसिकली क्या करता है, नाम से पता चल रहा है हाई एंड लो, यानी आपको यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी लेवल नहीं चुनना। इफ यू वांट टू चूज एनी एक्टिविटी लेवल, जैसे कि 6000 और 4000 या 10,000 और 6000, तो फिर वो वाला मेथड करो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें वो आप कोई भी दो एक्टिविटी लेवल उठाओ, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन एक्टिविटी करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, फिर कोई भी एक्टिविटी लेवल से उस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बची हुई फिक्स कॉस्ट होगी। यही तो किया था हमने। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट चुनो, यानी इसके बीच में पूरी रेंज आ जाएगी। तो आपकी हाईएस्ट यहाँ पे यूनिट्स कितनी है, 10,000, यू कैन सी, एंड लोएस्ट कितनी है आपकी, 4,000। इनको चुनो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो, हम क्या कर रहे थे वहां पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये सेल से कंपेयर कर लेंगे उसको। यानी अल्टीमेटली मुझे एक रेशो चाहिए ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो रेट था, रेट कैन बी कॉल्ड एज रेशो ना। अगर मैं बोलूं टू, टू कैन बी रिटर्न एज 2:1 ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, या 2/1 लिख सकते हो उसको। तो इस बार उन्होंने उसको किससे कंपेयर कर लिया, यूनिट से ना कंपेयर करके किससे कंपेयर कर लिया, सेल से। तो देखो इन्होंने क्या करा है कि कॉस्ट टू सेल्स रेशो बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टू रेशो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि
ऑब्वियसली जब आप डिफरेंस इन कॉस्ट निकालते हो तो जो डिफरेंस आएगा वो वेरिएबल की वजह से आएगा। ऐसा क्यों? अगर मेरी फिक्स कॉस्ट है तो वो यहां भी 10 है 1000 यूनिट्स पे और 2000 पे भी 10,000 है, इनका गैप लोगे तो क्या आएगा? 0। यानी इफ देर इज एनी डिफरेंस दैट डिफरेंस हैज टू बी बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए हम इसको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोल देते हैं टू सेल्स रेशियो मतलब। ठीक है भाई, इतना समझना है कि वहां पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे थे, यहां पे आप क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट टू सेल्स, बस इतना फर्क है। ठीक है, और वहां पे भी आपसे अगर ध्यान हो तो हमने चेंज इन कॉस्ट निकाला था, किसी ने बोला था ये वेरिएबल कॉस्ट है। वो वेरिएबल कॉस्ट इसलिए थी क्योंकि अगर चेंज निकाल रहे हो तो चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ सकता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपस में कट जानी है। अगर टोटल कॉस्ट को आप गैप लोगे, टोटल कॉस्ट में फिक्स भी है वेरिएबल भी, फिक्स तो कट जानी है, तो जो चेंज आएगा ना वो किसकी वजह से आएगा? इसलिए वहां पे भी क्या आया था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया था। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला तुम्हें पता है, अपने आप बना लो। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स नहीं होगा, इस बार क्या होगा? चेंज इन सेल्स। देखो ये आपको एग्जांपल दिया था, बस एक और फर्क है इसमें कि इसमें आप कोई भी अपने हिसाब से एक्टिविटी लेवल नहीं चुन सकते, यू हैव टू पिक हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, इसलिए इसका नाम हाई लो मेथड है। ठीक है, तो यहां पे आपको टोटल कॉस्ट दिख रही है 72 और लोएस्ट में दिख रही है 60,000। इनका गैप लोगे, है ये टोटल कॉस्ट बट इससे निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट पर सेल्स। ठीक है, टू सेल्स रेशियो। ठीक है, और यहां पे कितना है? टोटल सेल्स कितनी है? 140, और लोएस्ट पर टोटल सेल्स कितनी है? 80। इसका गैप ले लिया, इसकी वजह से आपका जो रेशियो आया है वो कितना है? 0.2। अब याद करो क्या करते थे, जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो हम सबसे पहले कोई भी एक एक्टिविटी लेवल चुनते थे और उससे इस पर्टिकुलर रेट या रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते थे। वही करेंगे हम यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इन्होंने किस पे कैलकुलेट करके दिखाया? 4000 पे। आप 6 पे भी कर सकते हो, 10 पे भी कर सकते हो। अब जब कैलकुलेशन की बात आएगी ना, कि फिक्स कॉस्ट निकालने वाली बात आएगी, तो कोई भी एक्टिविटी लेवल पे कर लो। हाँ, जब आपको रेशो बनाना है तो यू हैव टू टेक एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम समझते हो? हाईएस्ट एंड लोएस्ट, वो चुनना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट निकालनी है 4000 पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 60,000। इस 60,000 में से अगर मैं वेरिएबल निकाल दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? फिक्स्ड आ जाएगा। अब वेरिएबल कैसे निकालूं इस लेवल पे? तो मुझे पता है, मैंने ये रेशो क्या निकाला, इस रेशो का नाम पढ़ना जरा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स को मैं टोटल सेल्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और बचेगा मेरे पास क्या? वेरिएबल कॉस्ट टोटल में, क्योंकि सेल्स टोटल की है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओ तो सेल्स भी कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये एलिमिनेट हो रहे होंगे उसमें, और आपके पास जो आएगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। वंस यू गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, एंड रेजिडुअल वैल्यू क्या आएगी? फिक्स कॉस्ट। हो वो ही रहा है, आप जो रेट बनाओगे, जो रेशो बनाओगे, उसी से मल्टीप्लाई करो। पिछली बार याद है तुम्हें, तुमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था तो तुमने मल्टीप्लाई भी यूनिट से ही किया था। एक बार दिखा भी देता हूं, ये वाले मेथड में आपने जब 1 रुपी पर यूनिट निकाला था तो आपने कौन से लेवल पर गए थे? हम इस लेवल 140 पे गए थे, तो 140 से तो मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर में यूनिट्स है तो मुझे मल्टीप्लाई भी टोटल यूनिट से ही करना पड़ेगा, इससे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इस बार मेरे पास क्योंकि रेशो सेल्स से है तो मैं सेल्स से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो 80,000 इंटू 0.2 ये किया आपने, और इसको 60,000 से हटा दिया। आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 44,000। यू कैन ट्राई दिस फॉर 6,000 एज वेल। रेट बनाते हुए एक्सट्रीम वैल्यूज चुननी है, लेकिन कैलकुलेशन किसी भी लेवल पर हो सकती है। आप 6000 पर करके देखो, 6000 पर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 63,200। इसमें से आप वेरिएबल निकाल दो, वेरिएबल निकालने के लिए मुझे 0.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेल्स से। वहां पे सेल्स कितनी है? 96। तो यहाँ पे भी कितना है? 44। और यही तो फीचर होता है फिक्स कॉस्ट का, इन टोटलिटी इट्स ऑलवेज सेम। आई बात समझ में? एनालिटिकल मेथड मैंने समझा दिया था। खैर ये हाई लो मेथड ना इतना पूछा नहीं जाएगा, मॉड्यूल में है तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा क्या, ओनली मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज इज दिस वन इन योर कॉस्टिंग। मैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जो हो सकता है कि ग्राफ के थ्रू सब कैलकुलेशन करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही ना हो उसमें। बट आप स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा क्या, ओनली मेथड यू आर गोइंग टू यूज इज दिस वन ओनली। आगे का आएंगे कुछ क्वेश्चंस ना, वहां पे तुम्हें अगर एमसीक्यू भी आ गया ना स्प्लिटिंग का, क्योंकि इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आ गया मान लो, तो इस पे आ सकता है।
और इसके आने के चांस कम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड आता है, दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये भी ना तुम्हें घूम फिर के वही लगेगा, बस अलजेब्रा का इस्तेमाल कर लिया, हो वही रहा है पूरा, जो अभी ऊपर करके आए ना दोनों मेथड्स में वही हो रहा है। आपका सबसे बेसिक एक्टिविटी लेवल के बेसिस पर तो आपने हाई लो बनाया, अब उन दोनों का ही एक फ्लेवर आपने अलजेब्रा के थ्रू डाल दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये मैथ्स में आप पढ़ते हो बेसिकली, थोड़ा अगर फाउंडेशन पे पढ़ा हो तो समझ में आएगा तुम्हें ये चीज। इसमें क्या होता है, हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम एक रेट निकालेंगे। वो रेट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये किसका एक वर्जन है, जो एक्टिविटी लेवल वाला मेथड था ना उसी का एक वर्जन है। वहां भी हम क्या निकालते थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एक चीज अगर आप समझो कि मेरा एक फैक्टर y टोटल कॉस्ट हो गया, तो टोटल कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। कौन सी कांस्टेंट होती है, फिक्स। तो ऐसे लिख लूं मैं, वेरिएबल को आगे लिख देता हूं, फिक्स्ड को पीछे लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c तो कांस्टेंट है, फिक्स तो कांस्टेंट है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये तो हो गई फिक्स कॉस्ट, तो सॉरी टोटल कॉस्ट, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया फिक्स, ये टोटल कॉस्ट है y। टोटल कॉस्ट दो एलिमेंट से मिलकर बनेगी, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड में किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो टोटालिटी में सेम रहती है। लेकिन वेरिएबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेट लेना पड़ेगा और उसकी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट पता है, इसमें से उसको माइनस कर दोगे, सी आपका क्या निकल जाता था वहां पे, यही तो कर रहे थे हम, फिक्स कॉस्ट को रेजिडुअल वैल्यू निकाल रहे थे, ये वही उसका ही एक तरीका है, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट जो कि सेमी वेरिएबल इन नेचर है। इसमें से हमें किसको अलग करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लेना है, तो वी कैन गेट आर फिक्स कॉस्ट। वही जो ऊपर करते आ रहे हो वही होगा। इनफैक्ट इसका क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग में वही मेथड लगाना, बस इक्वेशंस रख देना इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, आपकी m क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई, जितनी जो भी एक्टिविटी लेवल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट से यूनिट कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे ही वही एग्जांपल है, लिया था ये वाला एग्जांपल ऊपर, यहां पे आप दोनों लेवल पर इक्वेशन बना लो। अब जैसे यहां पर है टोटल कॉस्ट कितनी है 260 विल बी इक्वल टू m इंटू एक्स, क्या होगा यहाँ पे 100। यहाँ पे x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब मैं उसी एक्टिविटी लेवल को पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, और मुझे तो m पता ही नहीं है इनफैक्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को हम क्या रखते थे, c। इस लेवल पर निकालो, 300 क्या हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई जो सेमी वेरिएबल इन नेचर है, m इंटू 140। बच्चा कहता है यहाँ m क्यों ले लिया, अरे भाई तुम्हें फीचर पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम पर यूनिट, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है ना, तो वो रेट सेम ही रहेगा, m ही रहेगा, वो वहां भी ऊपर भी m रहेगा, यहाँ भी m रहेगा, और टोटालिटी में फिक्स कॉस्ट सेम रहती है तो उसको भी c लिखेंगे। ये फीचर्स ही तो काम आएंगे यहाँ पे। बस आप क्या करो, एलिमिनेशन मेथड कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, ये तो पढ़ा होगा तुमने इक्वेशंस में, फाउंडेशन में पढ़ाते हैं सब चीजें, फाउंडेशन क्या 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये सॉल्व करने के बाद आई गेट माई m इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, और याद करो यही था वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने सेम एग्जांपल लिया है तो वहां भी 1 पर यूनिट ही आया था। बस कोई भी इक्वेशन लो, m की वैल्यू रख दो। ये तो मैंने बोला था कोई भी एक एक्टिविटी लेवल पकड़ो, वहां पे आप उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे क्या होगा, मेरा 160 क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और यहां से भी निकाल लो, इससे भी 160 आएगी, तो किसी से भी आ जाएगा। ये उसी का एक क्या है, वर्जन है। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि अलजेब्रा है, दिस इज जस्ट जो आपने ऊपर किया है ना उसको अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इट, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ये मैं तुम्हें मॉड्यूल से दिखा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, दिखा दूंगा। ये बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो आपको चुननी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना, ठीक है। इसमें प्लॉटिंग होती है एक्स और वाई एक्सिस पे, वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया
बट लिख के फिर समझाएंगे वहां पे। अभी आपने जो पढ़ा है दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज सेमी वेरिएबल। ने क्या बोला? फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, कितनी क्लासिफिकेशन पढ़ ली? क्योंकि इसके बाद ना मैं थोड़ा प्रिंटेड नोट से पढ़ाऊंगा तुम्हें। ओके, तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पर आपने समझ लिया है। इसका एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपका मॉड्यूल से मैं दिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन में आई टोल्ड यू कि एलिमेंट वाइज आपका मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस होते हैं और मटेरियल लेबर को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें स्प्लिट कर देते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था फंक्शन वाइज यानी डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। इसके बाद हमने वेरिएबिलिटी के बेसिस पर डिस्कस किया था, या बिहेवियर भी बोल सकते हैं कि हाउ योर कॉस्ट इज गोइंग टू बिहेव। अगर वो टोटलिटी में सेम है तो वो फिक्स्ड है, अगर वो पर यूनिट में सेम है तो वो वेरिएबल है, और अगर वो ना तो टोटल में सेम है ना वो पर यूनिट में सेम है तो वो आपकी सेमी वेरिएबल है। अभी अभी हमने उसका डिस्कशन किया, मेथड समझे। तो अब उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो आपको यूनिट्स दी हुई है और आपको अब जज करना है कि ये रेलेवेंट जो आपकी यहाँ पे गिवन कॉस्ट्स हैं ये आपके फिक्स्ड हैं या वेरिएबल हैं। तो देखो सैलरी कॉस्ट ये टोटल में सेम है, तो यानी ये क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, राइट। टोटल में सेम है ना, और टोटल में सेम क्या होता है? फिक्स्ड। ये देखो आपकी यहां पर लेबर कॉस्ट 2 लाख है, यानी टोटालिटी में तो सेम नहीं है, 2 लाख और 240, लेकिन अगर आप इसको पर यूनिट में निकालोगे तो 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 ये आपका 20 आ जाएगा, और ऐसे ही 240 डिवाइड बाय 12 ये भी 20 आ जाएगा। तो यानी ये वेरिएबल इन नेचर है। इसके बाद अगर आप देखो मटेरियल कॉस्ट, तो ये टोटल में तो सेम नहीं है, तो पर यूनिट में चेक करते हैं। तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 ये 25 आएगा, और 3 लाख डिवाइड बाय 12 ये भी आपका 25 आएगा। तो यानी इसका मतलब ये भी क्या हो गई? आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गई? ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला है मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें देखो टोटल में भी सेम नहीं है, और अगर आप पर यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो यहां पे तो 10 आ रहा है, और 1,10,000 डिवाइड बाय 12 तो ये तो आपका 9.17 आ रहा है, 1666, तो 17 लिख लेते हैं उसको। यानी ये पर यूनिट में भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? सेमी वेरिएबल। अच्छा, आगे चल के जब आप थोड़ा सा और एडवांस चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, तो वहां पे अक्सर इंस्टीट्यूट की मैंने प्रैक्टिस देखी है दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो सीधा मेंटेनेंस कॉस्ट लिख देते हैं, कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादातर सेमी वेरिएबल होती है। क्या हमेशा सेमी वेरिएबल होगी? ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी को मेंटेनेंस के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दे दो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी वगैरह दे दो, तो वो फिक्स भी हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेमी वेरिएबल भी हो। फिर भी आपको मैंने एक तरीका बता दिया हाउ टू जज। अगर टोटल में सेम है तो फिक्स्ड है, अगर रेट में सेम है तो वेरिएबल है, नहीं है दोनों तो वो सेमी वेरिएबल है। यहाँ पे भी देखें टेलीफोन, तो ये आपका टोटल में भी सेम नहीं है, और पर यूनिट में देखें 22,000 डिवाइड बाय 10,000 और 26,000 डिवाइड बाय 12,000 ये आपका 2.2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.16, तो ये भी सेमी वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट में भी सेम नहीं है। ये आपका हो गया। एक और देखो यहां पर ये वाला तरीका, लेवल ऑफ एक्टिविटी 3.5 10,000 पर है, और 15,000 यूनिट्स पर 5 लाख है। तो हम चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करेंगे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर में पर यूनिट है तो हम यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी एक यूनिट उठा लो। तो हमने यहाँ पर किस पे कैलकुलेट किया? चलो 10,000 पे किया है, तो 10,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका? 10,000 इंटू 15 नहीं, 15 नहीं 30, सॉरी 30 आएगा। तो वो आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। उसको आप इस 3.5 लाख से हटा देंगे तो बचा हुआ 50,000 क्या आ जाएगा आपका? ये फिक्स्ड आ जाएगा। एंड यू कैन वेरीफाई इट ऑन 15,000 एज वेल। देखो 5 लाख टोटल है, उसमें से आपने 15,000 इंटू 30 ये वेरिएबल हटा दिया, तो बचा हुआ वो 50,000 स्टिल आपका सेम आया, यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। फिर ये लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा था, इसको एक बार क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। इसको हम एक्चुअली इससे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आगे चल के, वी हैड वन क्वेश्चन आई गेस,
चलो छोड़ो, वहीं से करते हैं, यहीं से करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है आपका। यहाँ पर कितनी टोटल कॉस्ट है 10,000 पर, 3,50,000। आपका यहाँ पर m क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x आपका कितना है 10,000 यूनिट्स, और c तो आपको निकालना ही है। अगला है 5 लाख पर m इंटू 15,000 प्लस c। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगाना चाहो लगा लो। इससे आपका m कितना आ रहा है 30 आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो c फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 आ जाएगी। ये पूरा सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, हाई लो मेथड आई टॉट यू ऑलरेडी। ठीक है, कि आपको सेल्स रेशो यहाँ पे फाइंड करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, एंड उसके बेसिस पर आप फिर से कैलकुलेट कर पाओगे फिक्स कॉस्ट एज रेजिडुअल फिगर, बची हुई फिगर। फिर एक मैंने आपको बताया था मेथड कि मैं मॉड्यूल से पढ़ा दूंगा, और जैसा प्रॉमिस किया था मैं पढ़ा देता हूं। ग्राफिकल मेथड आपका, जिसमें आप क्या करते हो, देखो अगर कभी थ्योरी भी आ गई तो आपको थ्योरी बनानी भी आनी चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स रखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस कॉस्ट की, हम क्या करेंगे डिफरेंट कॉस्ट की डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो ऑब्जर्वेशन है उनको प्लॉट करेंगे। इसके बाद एक्स एक्सिस पे हम डालेंगे अपना आउटपुट, क्योंकि आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट में कुछ बदलाव आएगा, एग्जैक्टली बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है, हमें स्प्लिटिंग करनी है, तभी तो हम मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम कॉस्ट को प्लॉट करेंगे, टोटल कॉस्ट को, जो सेमी वेरिएबल इन नेचर है। जब ये कर लेंगे तो जो हमारी डॉट्स हैं उसको हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे उनके हिसाब से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये सारे पॉइंट्स क्लोजेस्ट हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि इससे कितना प्रिसाइज आंसर आने वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होती है, और इसमें आप अपना बेस्ट फिट ले रहे हो, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनको आप एक लाइन ड्रॉ करके देख रहे हो। ठीक है, दैट विल गिव यू, ये जो चेंज हो रहा है ये क्या हो गया, वेरिएबल पोर्शन। और जहां ये अपना y एक्सिस को कट करेगा, देखो लिखा भी होगा यहाँ पे कि जहां पर ये y एक्सिस को कट करेगा यही आपका फिक्स्ड कंपोनेंट है। इतनी कॉस्ट आपकी क्या हो गई, ये फिक्स्ड हो गई। तो दैट्स हाउ यू कैन स्प्लिट, बट इसके आने के चांसेस जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो यू कैन इग्नोर इट। एनालिटिकल आई टोल्ड यू कि जब कोई मेथड नहीं लग पाता यू कॉल एन एक्सपर्ट एंड ही विल टेल यू। चलो अब अगला जो डिस्कशन हम करते हैं वो है आपका कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की जाती है इनटू अनकंट्रोलेबल कॉस्ट और कंट्रोलेबल कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट का एलिमेंट अगर आपके कंट्रोल में है, कोई मैनेजर कोई व्यक्ति के कंट्रोल में अगर रहता है तो उसको कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, और अगर वो नहीं रहता तो वो अनकंट्रोलेबल रहता है। यहां पर एक पहले मैं बात बता देता हूं, एंड में जो लिखी है, कोई भी कॉस्ट अपने आप में कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल नहीं होती, ये तो व्यक्ति के रिलेशन में देखी जाती है, यानी ये रिलेटिव कॉस्ट है। क्या मतलब इसका, कि जैसे कोई चीज अगर लोअर लेवल मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई, बट हो सकता है कि उसको सीईओ कंट्रोल कर पा रहा हो, राइट। तो यहां पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है तो हमेशा ही अनकंट्रोलेबल होता है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स इट इज कंट्रोलेबल, समटाइम्स इट इज अनकंट्रोलेबल, दैट यू हैव टू डिसाइड कंसिडरिंग कोई व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, तो जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉस्ट को लेकर, उसके कंट्रोल में है या नहीं है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर का हमने एग्जांपल लिया यहां पे कि उसके कंट्रोल में मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, ही कैन रिड्यूस द वेस्ट, ही कैन आस्क फॉर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर परचेज मैनेजर आ रहा हो और वो उसके थ्रू नेगोशिएशन कर पा रहा हो, तो कॉस्ट यहां कंट्रोल हो पा रही है थोड़ी बहुत ही। ऐसे ही लेबर अगर खाली बैठा है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी पावर के अंडर है, तो दिस कॉस्ट इज कंट्रोलेबल फॉर आपका लेट्स से फैक्ट्री मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन अगर आप उसी को ले लो कि क्या आपका प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री का रेंट कंट्रोल कर पाएगा, नो, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर या सीईओ या कोई भी टॉप लेवल का व्यक्ति आएगा और उसको हैंडल करेगा। मिडिल लेवल और लोअर लेवल के व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट या तो आपकी व्यक्ति के कंटेक्स्ट में देखी जाएगी पहली बात तो, और वो कंट्रोलेबल है जब वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, और अगर वो नहीं कर पाता तो वो अनकंट्रोलेबल है। देखो यही यहां पे बात लिखी है
दैट कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये सेंटर्स क्या हैं? ये वो व्यक्ति हैं जिनके लिए, जिनको आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि प्रॉफिट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। आप अपनी डिग्री लेने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, आपने किसी बड़ी फर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मैनेज करनी शुरू कर दी, तो यू विल बी द इन्वेस्टमेंट सेंटर। आप उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर हुए लॉस का जवाब दोगे। तो इसी तरह से कॉस्ट सेंटर्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति, वो टीम, वो डिपार्टमेंट्स जो किसी भी कॉस्ट का आंसर करते हैं कि वो कॉस्ट क्यों कंट्रोल नहीं हो पाई। ठीक है, तो कहता है कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड। वो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर पाएगा, राइट। देखो यहां पे लिखा है जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जनरली क्या होता है? कंट्रोलेबल होते हैं। सम ऑफ द ओवरहेड्स जनरली आर कंट्रोलेबल बाय शॉप लेवल मैनेजमेंट। कुछ छोटे मोटे ओवरहेड्स के जो आइटम्स होते हैं वो भी वो कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं की जा सकती किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मानी जाती है। जैसे कि आपका एग्जांपल देता हूं, फैक्ट्री का रेंट। अब हमेशा कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल नहीं, क्योंकि सीईओ हो सकता है कि वो लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, या फिर किसी हो सकता है आपने जो कहते हैं ना कि जुगाड़ लगा लिया, उसके कनेक्शंस हैं, उसके थ्रू वो कंट्रोल कर पाए, राइट। तो टॉप लेवल के कंट्रोल में वो फिर भी हो सकती है, बट जनरली वो अनकंट्रोलेबल होती है। और कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, टैक्सेस होता है आपके कंट्रोल में नहीं होते वो, ठीक है, तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। अब ऐसा बोले किसी की कंट्रोल में नहीं होती, अब कोई सरकार है उसकी कंट्रोल में तो होती है ना, बट क्योंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कंपनी के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के कंटेक्स्ट में इसको बात करेंगे। बट वैसे मैंने तुम्हें आइडिया देने की कोशिश करी, टैक्स फॉर अ कंपनी अनकंट्रोलेबल है, लेकिन वही मिनिस्ट्री के लिए कंट्रोलेबल है, राइट। तो कोई भी चीज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल अपने आप में नहीं होती बाय डेफिनेशन, उसको आपको किसी के रिलेशन में देखना पड़ता है, राइट। तो यही बात मैंने नोट में आगे लिखी है। अब फैक्ट्री रेंट हो गया, एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन या हेड ऑफिस एक्सपेंसेस लिख लो, हेड ऑफिस के खर्चे। ये क्या होते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि नई चीज है तो मैं समझा देता हूं। हेड ऑफिस के ना खर्चे होते हैं, जैसे हेड ऑफिस में आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होती है, तो उनकी सैलरी कहां से निकलेगी? तो उनके खर्चे ना अलग अलग ब्रांचेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और उनको उन ब्रांचेस का खर्चा माना जाता है, बिकॉज हेड ऑफिस अपने आप में तो कोई प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, तो उनके खर्चे एलोकेट किए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको ओवरहेड चैप्टर के अंदर समझाऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपकी उन डिपार्टमेंट्स द्वारा कंट्रोलेबल नहीं है, जितना आपको एलोकेट किया जाएगा उतना आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नॉर्मेलिटी के बेसिस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मैं अपनी शीट पे जाता हूं। ये देखो, नॉर्मेलिटी के बेसिस पर कॉस्ट दो तरह की होती है, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो आपकी होगी ही होगी, जैसे नॉर्मल लॉस भी तो एक कॉस्ट ही है, तो ये होके रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसको अवॉइड करने के लिए, ये अनअवॉइडेबल है, ये होके रहेगा, ये नेचुरल टू द प्रोसेस है, यानी अगर वो प्रोसेस हुआ तो ये होके रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सामान भेज रहे हो, लेट्स से कि पेट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पेट्रोल का एग्जांपल लेने वाला हूं, तो इसमें इवेपोरेशन होगी, जो आपका एक लॉस है, हेंस ये आपकी कॉस्ट है। तो कभी कभी प्रोसेस करते वक्त कुछ नेचुरल लॉसेज होते हैं, कुछ खर्चे लगते ही लगते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड देम, उनको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि ये होके ही रहेंगे, मैनेजमेंट इसको अवॉइड नहीं कर सकती, तो इसका बर्डन कस्टमर पे पास ऑन किया जाएगा। कस्टमर को कहेंगे कि ये तो होगा ही, अब हमने 1000 लीटर भेजा, आपके पास 990 पहुंचा, 10 लीटर का तो हम नुकसान नहीं सहेंगे, आपको ही सहन करना पड़ेगा, ये तो किसी से भी खरीदो आप, 10 लीटर तो उड़ेगा ही उड़ेगा। ये तो मैं बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा बहुत किनारे पे रह गया, इतना बड़ा टैंकर आ रहा है, आप एग्जैक्टली 100% तो उसको नहीं निकाल पाओगे ना, थोड़ा इवेपोरेट भी होगा जब आप उसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर कौन हो गया? पेट्रोल पंप वाला, और जो उसको भेज रहा है, जो पेट्रोल ट्रांसफर कर रहा है, लेट्स से कि HP वाले हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आप रिलायंस वालों से भी खरीदो थोड़ा बहुत, तो तब भी इवेपोरेट हो गई, तो हम आपसे पूरा पैसा लेंगे। जब आपने उनसे पूरा पैसा लिया, आपने उनपे बर्डन ट्रांसफर कर दिया उस लॉस का, उनको तो कम मिला ना, पेट्रोल पंप वालों को तो कम मिला ना, अल्टीमेटली वो भी आप पे पास ऑन कर देंगे कस्टमर जब आप उस पेट्रोल को भरवाओगे, ठीक है। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट इज बाउंड टू अकर,
इसका बर्डन कस्टमर पे पास ऑन नहीं किया जाता। मैं लिख देता हूं, किया जाता है, सॉरी, बर्डन इज ट्रांसफर्ड टू कस्टमर। देखो जैसे आपका 1000 लीटर पेट्रोल भेजा गया जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, रेट चल रहा है 100 रुपए के हिसाब से। यू कैन फाइंड आउट द रेट एज वेल। 1000 और 1 लाख डिवाइड कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गई जो कि होके रहेगी, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो उसके पास पहुंचा कितना, 990 लीटर, लेकिन हम उससे पूरा पैसा लेंगे जिसकी वजह से रेट जो है वो अब बढ़ जाएगा, यानी हम उनसे ज्यादा रेट ले रहे हैं। तो हमने जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी किससे कर ली, कस्टमर से कर ली। कस्टमर यानी पेट्रोल पंप वाला वो आगे अपने कस्टमर से रिकवर कर लेगा, यानी ये चीज बाउंड टू हैपन है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। बर्डन ट्रांसफर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ट्रांसफर हो गया, ये जो आपका कॉस्ट पर यूनिट है ये इंक्रीज हो गई, ये जो रेट है कॉस्ट पर यूनिट ये इंक्रीज हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, इसमें एक चीज मैंने क्या और ऑब्जर्व करवाई कि हम यहाँ पे कॉस्ट नहीं घटाते हैं, वी डू नॉट डिडक्ट द कॉस्ट, वी डिडक्ट द क्वांटिटी ओनली। तो जो आपकी कम क्वांटिटी है उस कम क्वांटिटी को अब ज्यादा पैसे का बर्डन लेना पड़ रहा है। देखो पूरे 1 लाख का बर्डन जो पहले 1000 पे था अब 990 पे आया, तो रेट तो इंक्रीज हो गई ना, राइट। ये नॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज बाउंड टू अकर इन द प्रोसेस बिकॉज दिस इज नेचुरल टू द प्रोसेस, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? एबनॉर्मल कॉस्ट वो होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे, जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका 100 लीटर जो पेट्रोल है वो गिर गया। अब 100 लीटर पेट्रोल रास्ते में गिर गया तो क्या पेट्रोल पंप वाला उसका पैसा देगा? नहीं, तो अपनी कॉस्ट भी डिडक्ट करवाएगा। किस रेट पर करवाएगा? जो ओरिजिनल रेट चल रहा है, जिसकी वजह से आपका फाइनल रेट चेंज नहीं होगा। सी दिस, 1000 लीटर में से 100 लीटर गिर गया, 900 लीटर पहुंचा, तो वो भी 900 के हिसाब से ही पे करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट नेचुरल। आप थोड़ा केयरफुल रहते ना, बेचने वाला केयरफुल रहता, तो यहां पे कस्टमर क्यों उसका बर्डन ट्रांसफर करेगा, करने देगा आपको। तो जैसे कि जो चीज नेचुरल टू प्रोसेस नहीं होती, आपकी गलती की वजह से, आपकी रॉन्ग प्लानिंग की वजह से, आपकी गलत पैकिंग की वजह से ये सामान में खराबी हुई। Amazon आपको सामान भेजता है, आपको वो सामान डिफेक्टिव निकलता है, तो Amazon लेता है ना उसको वापस, बिकॉज Amazon मानता है कि वो उनकी गलती है। ठीक है, तो यहां पर ये बर्डन ट्रांसफर नहीं हुआ कस्टमर पे। कस्टमर पे बर्डन ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने रेट इंक्रीज नहीं किया, रेट वही रहा। ठीक है, ये चीज आप प्लीज याद रखना, ये बहुत जरूरी होती है, आगे चल के जब आएगा तो मैं इसको समझाऊंगा। यहां पे बर्डन इज नॉट ट्रांसफर्ड। अच्छा, एक और चीज, इससे तो रेट अपने आप ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब रेट इंक्रीज हो जाएगा तो वो कस्टमर से रिकवर होगा, हमें इसकी कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है ये 100 की ही बिकी है, लेकिन मेरा नुकसान तो हुआ है ना। मैं कौन? जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है, सेलर। कस्टमर ने तो बर्डन नहीं लिया, कस्टमर ने तो मुझे अभी भी 100 रुपए दिया, तो इसका बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा? इस बार इसका बर्डन मैन्युफैक्चरर को बियर करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? इसको अपने नॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल से इसको डेबिट करेगा। आपको पता है खर्चे को हम डेबिट करते हैं तो वही उसको लॉस मानेगा, खर्चा मानेगा और अपने नॉर्मल प्रॉफिट से उसको निकालेगा, क्योंकि कस्टमर इसका बर्डन नहीं लेगा। वहां पे जब आप कस्टमर को वो बर्डन पास ऑन कर रहे थे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, तो आपकी तो रिकवरी हो गई, बेसिकली आपका रेवेन्यू बढ़ गया, तो आप कुछ करते ही नहीं हो उसमें, बिकॉज आपको तो ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा नहीं आएगा, बेसिकली आपको उतना ही पैसा आएगा जितना आना चाहिए, यानी आपको ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ। आपको 1 लाख आना था, आपको 1 लाख ही आएगा, कस्टमर के ऊपर वो बर्डन पास ऑन हो गया। बट यहां पर आपको तो 90,000 ही आ रहे हैं, तो 10,000 आपको क्या करने पड़ेंगे? वो डेबिट करने पड़ेंगे इन योर कॉस्टिंग पीएनएल। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बेसिस पर भी पढ़ा दिया, अपने नोट से पढ़ाया था। अब कुछ आपके डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर कॉस्ट आती हैं, ठीक है। मैंने ऊपर क्लासिफिकेशन में टाइम वगैरह भी बताया था, वो सब इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एक कैटेगरी बताता हूं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या है? इसी के अंदर आपको स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा और इसी के अंदर मैं आपको एस्टिमेटेड पढ़ाऊंगा।
ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो है ब्रॉडर कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है। ऐसी कॉस्ट जो आपने पहले ही प्री डिटरमाइन करके रख ली उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। बिफोर प्रोडक्शन या ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, बिफोर बिल्डिंग स्टार्ट हुई, उससे पहले ही आपने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके रखी है। बिल्डर ने पहले ही बता दिया इतने लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही आपको कॉस्ट का पता है, इसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। इसके लिए सारे स्पेसिफिकेशन, सारे फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बेसिस पर आप उसको कंसिडरेशन में लेते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दिस कॉस्ट। नाउ अगर वो साइंटिफिक बेसिस पर इंजीनियर की कैलकुलेशन से इनपुट आउटपुट रेशियो कंपेयर करके इतना हम आलू डालेंगे तो इतने चिप्स निकलने चाहिए, ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? ये भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, उसी का ही पार्ट है, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंसी, विच इज वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, इफिशियंसी मेजर करते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का ही एक पार्ट है और ये हमारी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। यहां पे हम बिल्कुल प्रिसाइज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। वेरिएंस क्या मतलब? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन, जो सोचा था और जो हो गया, और उसके बाद फिर हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज्यादा कॉस्ट लग गई, यानी यहां पर हमारे एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इंजीनियरिंग आपकी प्रॉपर लगती है, इसमें क्या आपने सोचा था, क्या कितना आना चाहिए, वो सब आप यहां पे लगाते हो। इनपुट आउटपुट रेशियो कंपैरिजन, कितना स्टैंडर्ड लॉस होना चाहिए, ये सब चीजें। हाउएवर अगर आपका वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर है और वेरिएंस एनालिसिस आपको एज सच कोई मैटर नहीं करता, आपने ये यूजुअली पता है क्यों कैलकुलेट होती है? क्योंकि आपको क्विक प्राइसिंग करनी होती है। कस्टमर आया, आपको एकदम से बताना है, आपने पास्ट एक्सपीरियंस में कभी एक केक बनाया होगा, आप बेकरी चलाते हैं, आप कस्टमर आया कि हमें ये वाला केक बनाना है, तो आपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस बता दिया कि सर इतने का लगेगा। नाउ दिस इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशंस कि अच्छा इतने किलो लगना था, स्पेसिफिकली इतना हमारा स्प्रे पेंट लगेगा, उसमें 100 बातें हैं, वो सब आपने कैलकुलेट नहीं किया। When you have these calculations with you, then you are going to call it standard cost. ऐसी predetermined cost जो आपकी बहुत scientific calculation के basis पर calculate हुई है, वो standard cost है। वहां पे हम फिर performance भी measure करते हैं अच्छे से। परफॉर्मेंस तो यहां भी मेजर होगी, बट इतना सीरियस नहीं लिया जाएगा, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट माई अल्टीमेट गोल हियर। माई गोल इज टू जस्ट क्विकली कोट द प्राइस टू द कस्टमर, जिससे मैं कस्टमर लूज ना करूं। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन से पहले हो रही है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। बट यहां पे आपका जो कंप्यूटेशन होती है वो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं हो रही है कि इनपुट आउटपुट का रेशियो देखो, ये देखो, वो देखो। आपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहां पे कोट कर दिया। मैंने थोड़ा इस लैंग्वेज से हटके आपको बताया कि रियल में क्या आपका डिफरेंस है। ठीक है, मार्जिनल पे 2 मिनट रुकेंगे, मार्जिनल डिफरेंशियल पे पूरा रुकेंगे। ये थोड़ा सा मेरी मार्किंग्स रह गई थी, आई रिमूव देम। अब सुनो, ऐसी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा अपने फाउंडेशन में कि हम इकोनॉमिक्स में एक्चुअल कॉस्ट के, एक्चुअल खर्चों के साथ साथ नॉमिनल कॉस्ट भी देखते हैं, यानी जो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसमें आपका कुछ पैसा नहीं गया लेकिन अपॉर्चुनिटी लूज हुई। व्हेन यू लूज द अपॉर्चुनिटी, तो आपका कुछ नुकसान तो हुआ है ना। नुकसान मींस कॉस्ट, खर्चा है वो एक तरह से। ठीक है, तो आप यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपकी कुछ रही है तो आप उसको भी कंसिडर करते हो। हैविंग सेड दैट, हम यहां पे बोलते हैं अगर मेरी जेब से कुछ पैसा गया, कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व हुआ है, तो वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट खर्चा है। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज करी, जैसे मैंने मटेरियल परचेज करा, मैंने लेबर की पेमेंट करी, दीज ऑल आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलेंगे। देखो ऐसा है ना, बहुत सारे शब्द जो है वो रिपीट कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काटा लगा दिया। एक्सप्लिसिट अलग से नहीं पढ़ना, एक्सप्लिसिट इज योर जहां पे आउटफ्लो हो रहा है कैश का, और इसको हम आउट ऑफ पॉकेट खर्चा भी बोलते हैं। ये रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सप्लिसिट। और जहां पे आपका नोशनल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जहां पे आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा बट आपकी अपॉर्चुनिटी लूज हो रही है। आपके पास एक जगह थी, आप उस पे उसको रेंट पे चढ़ा के कमा सकते थे, बट इंस्टेड आपने उसको अपने ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो आपका एक रेंट लूज हो रहा है। ये एक नोशनल कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको भी डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है। दिस इज वेरी मच रेलिवेंट
अभी रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा मार्जिनल में आने से पहले। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत रेलेवेंट होती है, बिकॉज आपको डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, तो आपको वो भी खर्चे देखने हैं जो आप, वो भी चीजें देखनी है जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लॉस हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड इंप्यूटेड कॉस्ट, जिसमें आपका कोई कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं होता, बट आता हुआ पैसा रुक गया, जेब से कैश आउटफ्लो हो गया, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। लेकिन आता पैसा रुक गया, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनफ्लो रुक जाना क्या है? इंप्यूटेड कॉस्ट है। समझ में आई बात? ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी के साथ पढ़ लेना, वही है, अलग अलग टर्म्स यूज की गई हैं। नाउ अब मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इग्नोर देम। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्ट से एसोसिएट हो सकती है, द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज और सेल ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आपका मटेरियल है, लेबर है, कितना आप इनपुट डाल रहे हो, कितना आउटपुट निकल रहा है, ये सब प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं की जाती, ठीक है, वो बाद में देखी जाती है। जैसे कि आपका एबनॉर्मल कॉस्ट जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, फैक्ट्री का रेंट कैसे किसी प्रोडक्ट से एसोसिएट कर दोगे, वहां पे मैं आपको ओवरहेड्स में बताऊंगा। इसको अपोर्शन किया जाता है, इसको बांटा जाता है। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया था, आपका हेड ऑफिस का जो सैलरीज वगैरह है उसको स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो उसको प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं कर सकते। भाई आपने 100 किलो चिप्स बनाए तो आपको पता है कितना आलू लगा होगा, कितना लेबर लगा होगा, कितना आपके डायरेक्ट खर्चे लगे होंगे, बट जो खर्चे आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे उसके हिसाब से, तो आपको कहीं ना कहीं उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। आप टोटल निकालो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बांटो उसको। वो बांटने के तरीके हम ओवरहेड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट ये समय के हिसाब से लग रहा है। किसी की सैलरी तो समय के हिसाब से पे हो रही है ना, वो आउटपुट के हिसाब से पे नहीं हो रही। आउटपुट के हिसाब से क्या पे हो रहा है? लेबर, कितने घंटे काम करे आपने, कितने पीस बनाए, तो उस हिसाब से उसको पे कर रहे हैं। बट पीरियड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट विच इज नॉट असाइन टू द प्रोडक्ट बट आर चार्ज एज एक्सपेंस। जब आप पूरा कमाई कर लोगे ना उस प्रोडक्ट को बेच के, अकाउंट्स में आप इसको पढ़ोगे आगे चल के, तो बेसिकली चलो मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में जब आऊंगा ना तब बताऊंगा। अभी 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेता हूं, फिर मेरे मन में बात आई, बट आई विल होल्ड इट। बट ये देखो आपका कि जब आप कोई उस प्रोडक्ट को बेच के रेवेन्यू कमा लोगे ना, वहां से आप पीरियड कॉस्ट को लेस करना। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कहां आ गई? प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई जब प्रोडक्ट बन रहा था। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो उसमें ही हो गई कि भाई आप एक लेट्स से कैलकुलेटर बनाते हो, तो कैलकुलेटर के अंदर प्लास्टिक लगी है, उसके अंदर चिप लगी है, उसके अंदर लेबर लगा होगा, वो सब प्रोडक्ट कॉस्ट है। बट इनके जो सीईओ की सैलरी जा रही होगी वो पीरियड कॉस्ट में जाएगी। जब ये पूरे 1 लाख पीस बेच लेंगे, उसके बाद जो कमाई आएगी फिर उसकी सैलरी वहां से निकालो। दिस इज नोन एज पीरियड कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द अटमोस्ट क्लैरिटी इन इजीएस्ट लैंग्वेज, और यही मेरा अप्रोच रहेगा पूरी कॉस्टिंग में। कम समय में ज्यादा तुम कर पाओगे। प्रैक्टिस तो हम क्वेश्चंस की करेंगे, बट कम समय में बहुत ज्यादा करा देता हूं। आई डोंट टेक लॉन्ग लेक्चर्स की 2.5 3 घंटे के लेक्चर्स, वो किसी काम के नहीं है। डेली मेरे लेक्चर्स चलते हैं, आप उससे पढ़ो और अपना माइंड उतना करो जितना आपका माइंड उसको हैंडल कर सकते हो, बिकॉज और भी तो सब्जेक्ट्स हैं। खैर, नाउ मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? पीरियड पढ़ा दिया, एंड आई टॉट यू ओके दिस प्रोडक्ट कॉस्ट भी बता दी मैंने, एंड इम्प्यूटेड भी बता दी मैंने आपको। मार्जिनल डिफरेंशियल रोकेंगे अभी। ओके, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में रही है। अब मैं ये जो आया ना कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, उसमें बताता हूं आपको कि आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहां पे AS10 आता है, एसेट के खर्चे। बैलेंस शीट में दिखाते हो ना उनको, एसेट का खर्चा मतलब एसेट खरीदा आपने, बिल्डिंग खरीदी है, तो वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है ना, तो आप उसको क्या बोलते हो? आपने एक एसेट खरीदा है तो उसको कैपिटलाइज करते हो। तो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस मेड ऑन द एसेट। जब आप मशीन खरीद रहे हो तो आप उसके खर्चे को प्रोडक्ट में थोड़े ना लिखोगे। एनीवे, जब मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ी बहुत इसकी डेप्रिसिएशन हम जरूर लेंगे वहां पे। तो डेप्रिसिएशन आपका वैसे भी P&L का, रेवेन्यू का खर्चा है, वो आपका एक उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मशीन चली है, तो प्रोसेस के हिसाब से। डेफिनेशन में भी अलग अलग बताऊंगा, प्रोसेस बेस्ड कैलकुलेट हो रही है या फिर पीरियड बेस्ड कैलकुलेट हो रही है, वो सब बाद में देखेंगे। बट अगर आप मशीन ही खरीद रहे हो 2 करोड़ की, तो उसको तो आप डायरेक्ट कॉस्ट शीट में नहीं डाल सकते ना। कॉस्ट शीट तो प्रोडक्ट की बन रही है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बन रही है, जिसकी कॉस्ट निकल रही है। अभी कॉस्ट ऑब्जेक्ट बताऊंगा मैं इसी लेक्चर में। तो जिसकी कॉस्ट निकलती है उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये माइक है, ये आपका कैलकुलेटर है, तो उन कंपनी के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्विस भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है। मी एज अ टीचर, मेरे लिए बैच कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इस बैच की कॉस्ट कितनी है, समझ में आई बात? कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी कॉस्ट निकल रही है। कॉस्ट सेंटर मतलब जो उस कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक दिस इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दिस कैलकुलेटर इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एंड इसको बनाने वाला मेरा एक मैनेजर है जो उसका कॉस्ट सेंटर है, जो उसकी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
आई बात समझ में? एक पूरी ब्रांच भी हो सकती है, राइट? अब बैंक्स वगैरह सर्विसेज देते हैं तो वहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? पूरी ब्रांच हो सकती है वो, और उसका कॉस्ट सेंटर भी क्या हो सकता है? पूरी ब्रांच हो सकती है। समझ में? उसकी स्पेसिफिक कोई पॉलिसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, बट मल्टीपल पॉलिसीज का कॉस्ट सेंटर एक ही हो सकता है, एक ही मैनेजर हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कैपिटलाइज कॉस्ट आपको समझ में आ गई। ऐसे खर्चे जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपको आपका टीचर अकाउंट में बताएगा, इसको भी कैपिटलाइज ही किया जाता है। फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा आपने कि इसको पीएनएल में नहीं डालते, इसको मशीन अकाउंट में ही डालते हैं या एसेट अकाउंट में ही डालते हैं, राइट? देन आपका संक कॉस्ट आई विल डिस्कस विद मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, डिस्क्रिशनरी एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट, ये पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिशनरी या इंजीनियर्ड में फर्क क्या होता है? जब आपका कोई कॉस्ट के अंदर इनपुट आउटपुट का रिलेशन मेंटेन हो सकता है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताया ना कि स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करी जिसका आप एक रिलेशन, एक इंपेरिकल फॉर्मूला बता सकते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, पानी में पत्थर मारते तो लहरें निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, वो साइंस का प्रिंसिपल है। लाइक आप अगर इतने किलो चिप्स डालोगे तो एटलीस्ट इतना तो निकलना चाहिए, इतना वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए ना। वेस्टेज रेशियो पे डिपेंड करेगा कितना आपका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है? आलू बहुत खराब है, क्या है, मॉइस्चर कितना है, ऐसी बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग ये कैलकुलेशंस में की जाती है। हाउएवर, जब आप इसका रेशियो निकाल पाओगे तो उसको बोलते हैं हम इंजीनियर्ड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसका आप रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे, जैसे कितना मटेरियल डालें, कितना लेबर डालें, ये इंजीनियर्ड कॉस्ट होती है। साथ साथ प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक मल्टीपल कैटेगरीज में कोई भी कॉस्ट आ सकती है। लेकिन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है? जिसका कोई रेशियो नहीं है, जैसे एडवर्टीजमेंट। ये मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहा है, इसका कोई इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं है। तो मैनेजमेंट को 100 चीजें देखनी पड़ती है यहां पे कि हम इतना एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इतना फायदा होगा, कहीं लिखा है क्या? इसका कोई रेशियो नहीं है। देयर आर कॉस्ट जिसका आपका कोई रेशियो बन नहीं सकता कि इतना खर्चा करेंगे तो इतना बेनिफिट आएगा। पहली बात तो बेसिक पे जाओ, खर्चा करते क्यों है? वाई डू यू डू दी एक्सपेंसेस? बिकॉज यू नो उससे कोई बेनिफिट आएगा। बिजली का बिल क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करने को मिलेगी। इंटरनेट का खर्चा क्यों पे कर रहे हो? एक्सपेंसेस आपके डेलिबरेटली किए जाते हैं। लॉसेस क्या होते हैं? जो डेलिबरेटली नहीं किए जाते हैं, हो गया नुकसान, वो भी कॉस्ट है। बट एक्सपेंसेस होता है जो ऑपोजिट आपको बेनिफिट देंगे। तो यहां पे भी जब आप कोई खर्चा करते हो यानी यू नो कि उसका कितना बेनिफिट आ सकता है, तो वो क्या हो गई? आपकी इंजीनियर्ड कॉस्ट हो गई। जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, इससे आने वाले बेनिफिट्स आपको पता होंगे, सैलरी हो गई। लेकिन आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या हो गई? जिसको करने के बाद यू डोंट नो कि कितना बेनिफिट आएगा। अरे एडवर्टीजमेंट फेल हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पक्का पता है कि रिसर्च सक्सेसफुल होगी, रिस्क तो लेना है ना। तो दिस इज बेस्ड ऑन क्लियर डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट की करना है नहीं करना, उनके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे होता है। देर इज नो टाइड टू क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट मैंने बताया, पानी में पत्थर फेंकोगे, कॉज करोगे तो लहरें बनेंगी, इफेक्ट आएगा। तो कुछ करने से कुछ होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट होता है, और ये इंजीनियर कॉस्ट में देखा जाता है, बट नॉट इन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आपके डिसीजन पे बेस्ड होती है, यू आर नॉट कंसर्न विद इनपुट एंड आउटपुट इन दैट। आप स्टैंडर्ड किसके हिसाब से सेट करते हो? इन इंजीनियर कॉस्ट के हिसाब से। आई होप मैंने इसकी भी क्लैरिटी आपको दी है। तो मैंने काफी चीजें कवर कर ली कम समय में, ठीक है? एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है? टोटालिटी में बात होता है। आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना, जैसे आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसमें आप देखते थे एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। अरे भाई यहां देखो, एक कंपनी है 5 लाख का खर्चा कर रही है, कंपनी 10 लाख का खर्चा कर रही है, ये बना रही है 1 लाख प्रोडक्ट्स, तो इसका पर यूनिट कितना आ रहा है? 5 पर यूनिट। और ये कितनी बना रही है? 5 लाख यूनिट, ये कितना कर रहा है? 2 लाख पर यूनिट। टोटालिटी में कॉस्ट इसकी ज्यादा लग रही है, ठीक है, बट पर यूनिट में इसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो जो हम पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं या परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं वो रिलेटिव है। तो हम एब्सोल्यूट कॉस्ट में कभी भी ये परसेंटेज वाइज नहीं देखते, हम देखते हैं टोटल कितना खर्चा लग रहा है ना। एब्सोल्यूट कॉस्ट ना कभी कभी धोखा दे सकती है, बट ये कहां यूज होती है मैं बताऊंगा। शॉर्ट टर्म डिसीजंस में कैलकुलेट की जाती है। अब जैसे कि मैं फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं, मैंने सारा फैक्ट्री प्लांट वगैरह खर्चा निकाल के अपने मैनेजर को एक बजट प्रोवाइड कर दिया कि सर 10 लाख का खर्चा आएगा। Now being a small businessman, 10 lakh is a big amount for me, but maybe for पतंजलि या रिलायंस ऐसी कंपनियों के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है।
तो एब्सोल्यूट फिगर ना कभी कभी धोखा दे देती है, बिकॉज वो किसके कंटेक्स्ट में भी बात की जाती है। एब्सोल्यूट फिगर किसी के लिए, अब मेरे लिए एक छोटी कार खरीदना भी बहुत हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो और मेरे लिए बड़ी फिगर हो, बट एक करोड़पति के लिए वो बहुत बड़ी, वो कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है। तो एब्सोल्यूट फिगर्स ना कभी कभी धोखा दे देती है, इसलिए आपको रिलेटिव सेंस देखना पड़ता है, किसके रिलेशन में। 10 लाख किसके रिलेशन में, करोड़पति के रिलेशन में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फिगर्स पे कॉस्ट कहां पे वो की जाती है, क्योंकि आप रीड तो करवा नहीं रहे, इससे मैं रीड करवाना भी नहीं चाहता हूं, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये यूजुअली तब देखा जाता है जब हमें बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन लेता है, यार प्लांट कितने में बन जाएगा, वो कहता है 10 लाख में बन जाएगा, बाकी चीजें छोड़ दो। अभी एब्सोल्यूट फिगर सिर्फ आपको एक पॉइंट देते हैं कि 10 लाख खर्चा लगेगा, दैट इज इट। आपको वो तो चाहिए ना, फिर वो अच्छा है बुरा है वो आप रिलेटिव सेंस में सोचो। कार कितने की आएगी, 15 लाख की आएगी, 20 लाख की आएगी, एब्सोल्यूट कॉस्ट है, यानी जो टोटालिटी में देखी जाती है। देखो मैं बताता हूं, जो उसकी टोटालिटी में देखी जाती है, ये स्टेटमेंट्स वगैरह में प्रेजेंट की जाती है एज एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, या आप इसे किसी टोटल का परसेंटेज भी शो कर सकते हो। अभी परसेंटेज क्यों किया जाता है यहां पे मेंशन नहीं है, ये रिलेटिव कंपैरिजन के लिए किया जाता है कि भाई एब्सोल्यूट के लिए कर रहे हो तो एक बार रिलेटिव लिए भी देख लो। ये आपने किया अपने 12th क्लास में, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आप देखते थे कि भाई बैलेंस शीट का टोटल ये कितना करंट एसेट है, ये कंपैरेटिव हो गया एक तरह से, मतलब ये आपका रिलेटिव मेजर हो गया, और टोटल में तो फिगर दिखाई रहे हो, वहां पे आप ऐसे भी दिखाते थे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, तो रिलेटिव दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। बट हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे जो है टोटल फिगर कितनी है। अब ये टोटल किसके कंटेक्स्ट के लिए बड़ी है और किसके लिए छोटी है वो आप देख लेना। आई टॉट यू दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आता है शटडाउन कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, शटडाउन कॉस्ट होती है जब आप बिजनेस बंद करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती हैं। आप बिजनेस बंद करोगे, कंपनी बंद करोगे, उसको क्लोजिंग करने का पूरा लीगल प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कभी बंद करके चले गए। फॉर स्मॉल बिजनेस शटडाउन कॉस्ट बहुत कम होती हैं, बट बड़े बिजनेस के लिए शटडाउन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। आपका बिजनेस क्वारी और माइन का है, और क्वारी और माइन आपका सारा मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सारा कोयला आपने निकाल लिया, सारा डायमंड आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा है, वहां पे जगह बची है बस खाली। अब आपको वो जगह को बंद करना है, अदरवाइज कोई इसमें गिर ना जाए। आपने कुआं खोदा है, सारा पानी निकाल लिया, अब इसको बंद तो कर दो। डीकमिशनिंग कॉस्ट वगैरह ये कॉस्ट जरूरी है, आपको करनी है, ये आपके लिए लीगल बाउंडेशन है, अदरवाइज सरकार आप पे पेनल्टी लगा देगी अगर कोई वहां पे गिर गया तो। पानी वहां पे अंदर बारिश का पानी चला गया, हो सकता है पूरी धरती नीचे बैठ जाए, तो आपको ये सब करने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे बिजनेस बंद करने से पहले। कुछ ऐसे खर्चे भी, ऑब्वियसली मैं इसमें और भी आगे बताता हूं, एकदम खत्म नहीं करता हूं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके ऑपरेशन बंद करने के बाद लगे रहते हैं। जैसे आपने फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करना इज डिफरेंट फ्रॉम आपका फैक्ट्री का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है रेंट का, वो खत्म हो गया नहीं। अभी तो बिजनेस पेपर्स पे अभी बिजनेस चल रहा है, अभी आपके सिर्फ ऑपरेशंस बंद हुए, फैक्ट्री बंद हुई है, बिजनेस बंद नहीं हुआ। लीगल आइज में अभी भी आपका क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। हो सकता है आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है तो लॉयर का खर्चा अभी भी पे करना है, CA-CMA का खर्चा अभी भी पे करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, खर्चे अभी भी पे करना है। तो इवन दो योर ऑपरेशंस आर ओवर, यू स्टिल हैव टू बियर द एक्सपेंसेस, दीज आर नोन एज शटडाउन कॉस्ट। तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में मैंने इसको डाला है। क्योंकि जब बिजनेस बंद करना है या कंटिन्यू रखना है, कौन सा बिजनेस बंद करे, कौन सा अभी भी चालू रखे, कौन सी हम अपनी प्रोडक्ट को बंद कर दे। बहुत सारे बिजनेसेस होता है ना अपना प्रोडक्ट लाइन ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा आपको डिसीजन जब लेना होता है तो आप ऐसी कॉस्ट को भी ये करते हो। दीज आर कॉस्ट that continue to be incurred when even then the plant is temporary shut down। now ये बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया इन्होंने, यानी जब भी आप बिजनेस शट डाउन करते हो फिर भी कुछ कॉस्ट लगती हैं, वो कॉस्ट क्या होती है, शट डाउन कॉस्ट। और इसको आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना होता है सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और शट इट डाउन ऑल टुगेदर। अब शट डाउन करोगे तब भी कुछ कॉस्ट लगेगी, और कंटिन्यू करोगे तो उसके ऑपरेटिंग खर्चे तो लगेंगे, बट शट डाउन कॉस्ट वहां बच जाएगी। समझ में आया? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये हो गया आपका शटडाउन कॉस्ट। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, मार्जिनल, डिफरेंशियल एंड संक कॉस्ट। देखो हमारे पास दो सोच होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये मैं फिर भी बार बार डिस्कस करता रहूंगा, बार बार मैं ऐसे डिस्कस करूंगा जैसे आपने पढ़ा ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक तरीका है जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त टोटल कॉस्ट ली जाती है। आप डिसीजन जो लेते हो वो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे लेते हो, यानी वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों। बट मार्जिनल का मार्जिन का मतलब क्या है, बदलाव। और वो बदलाव कब आएगा, जब वेरिएबल कॉस्ट होगी, कि फिक्स तो आपस में कट जाएगी। अरे 10 यूनिट पे भी 5 रुपए है और 11 यूनिट पे भी 5 रुपए है, तो इसका गैप लोगे तो 0 आएगा ना। लेकिन यहां पे वो 5 रुपए, यहां पे 6 रुपए है, तो यहां पे गैप कितना आ जाएगा, 1 रुपए।
ठीक है। तो जो गैप आता है ना मार्जिनल कॉस्ट जब हम बोलते हैं तो वी टॉक अबाउट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेजॉरिटी जो आप यहां पे कैलकुलेशंस करोगे अपने सब्जेक्ट में तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे होती है, बट कभी भी वो बोल सकता है नहीं इसको कैलकुलेट करो मार्जिनल के बेसिस पे, तो यू विल टेक ओनली वेरिएबल कॉस्ट इनटू कंसीडरेशन टू टेक द डिसीजंस। सर ये रेलेवेंट कहां है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो इसके लिए एक टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, गॉड नोज क्यों यहां पे नहीं है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं वो समझ लो। रेलेवेंट कॉस्ट वो है जो आपके डिसीजन की वजह से कॉस्ट लग रही है, वो सारी रेलेवेंट है। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। तो मैं आपको कहता हूं आप एक कंपनी हो जो टायर्स बनाती है, आपके पास मारुति कंपनी आती है या हुंडई आती है या कोई और कंपनी आती है, किया मोटर्स आते हैं और वो कहता है हमें टायर्स चाहिए और हमें स्पेसिफिकली ये तरह के टायर्स चाहिए, इसमें स्पाइक्स ऐसे होने चाहिए, गोल्डन कलर के ये वाला मटेरियल ट्यूबलेस टायर्स होने चाहिए। उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन आपको दी। जब उन्होंने आपको स्पेसिफिकेशन दी आपने उनको कोई प्राइस कोट करना है। अब अगर आप प्राइस क्विकली कोट कर दोगे तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी और आप पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करके रखी होगी तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। समझ में आ गया? ठीक है। एनीवे हम प्राइस कोट करते वक्त अपनी कॉस्ट तो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तभी तो अपना प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, प्राइस कोट करेंगे। अभी कॉस्ट पे आ जाओ। कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त आप क्या क्या चीजें बताओगे उनको? भाई रबर का खर्चा जो हम आगे पीछे से खरीदेंगे, लेबर का खर्चा आएगा, उसमें जो कलर आप कह रहे हो वो आएगा, उसमें स्पेसिफिक कोई अगर कोई आइटम लगना है तो वो भी आपका हम उससे रिकवर करेंगे। दीज आर रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि आपने मांगा तो ये कॉस्ट में आएगा। ठीक है, जो आपके कहने की वजह से कॉस्ट, तुम्हारे ऑर्डर की वजह से जो मेरा खर्चा हो रहा है वो तो मेरे रेलेवेंट है ही। बट बताओ ऐसे व्यक्ति से क्या मैं पूरा फैक्ट्री का रेंट ले लूं? तो जब आप मार्जिनल वगैरह पढ़ते हो ना वो कहते हैं ऐसी कॉस्ट ना ही लो। रेलेवेंट कॉस्ट जब आप पढ़ते हो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आती है आपके ये वाला टॉपिक, तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब हम कहते हैं डू नॉट चार्ज देम योर रेगुलर एक्सपेंसेस। अरे ये तो खर्चा आपका हो गया ना, अब आप उससे क्यों रिकवर कर रहे हो? वो उसकी वजह से हुआ क्या? जब उसकी वजह से नहीं हुआ तो वो इररेलेवेंट है, वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। सर उसकी वजह से मतलब, अरे उसका ऑर्डर आता या ना आता, ऑर्डर तो आपके लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसको कम से कम कॉस्ट चार्ज करो। क्यों? अगर आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर दोगे तो हो सकता है वो आए ही ना आपके पास। आप कह रहे हो नहीं फैक्ट्री का रेंट, अभी फैक्ट्री का रेंट भी देना, वो भी आप दो। अरे मैं आज छुट्टी पे जाना है, ये क्या कहते हैं घूमने जाना है, वहां का हम कैसे रिकवर करेंगे? मतलब आप अपने बिजनेस के रेगुलर खर्चों को इनसे रिकवर नहीं कर सकते। यू विल ओनली चार्ज देम दोज कॉस्ट जो उनकी वजह से लगी हैं। एक बेकर नॉर्मली क्या कहते हैं केक्स बना के सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो होलसेल में बेचता है, लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया है तो वो अपनी दुकान का रेंट उससे चार्ज नहीं करेगा। क्यों? वो स्पेसिफिक ऑर्डर में वो कोशिश करेगा कि ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा कमाई है ना, मेरा नॉर्मल बिजनेस तो चल ही रहा है, मैं वहां से अपने रेंट को रिकवर कर लूंगा, बट इससे रिकवर करने की कोशिश ना करूं, क्योंकि ये ऑर्डर देगा तो ये कॉस्ट लगेगी, अगर ये ऑर्डर नहीं देगा तब भी तो मुझे फैक्ट्री रेंट पे करना है, तो मैं क्यों इसको परेशान करूं, मैं अपने नॉर्मल बिजनेस से कर लूंगा ना। तो हमारा मोटिव यहां पे क्या होता है? टू ग्रैब दी ऑर्डर। तो हम उनसे सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट चार्ज करते हैं। आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखी है, अरे भाई रिसर्च सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो तो अलग चीज है ना, आप उससे क्यों कर रहे हो? रिसर्च इसकी वजह से करिए कि हाँ, अगर इसकी वजह से, इससे कहने से रिकवरी करिए। आईआईटी खड़गपुर ने क्या कहते हैं किसी कंपनी से रिसर्च करवाई है तो वो तो उन्होंने कह के करवाई है ना, फिर तो जो भी कंपनी होगी वो तो चार्ज करेगी आईआईटी खड़गपुर से, क्योंकि आपके कहने पे हमने काम किया, तो फिर तो वो रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। अदरवाइज वो कंपनी नॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, अब उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया, उनके पास कोई ऑर्डर आ गया, तो अब वो क्यों उस कस्टमर से चार्ज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का? वो आप अपने नॉर्मल बिजनेस से रिकवर करो ना खर्चा। इसे बोलते हैं संक कॉस्ट। कॉस्ट जो डूब चुकी है, जो हो चुकी है, कस्टमर के ऑर्डर के आने या ना आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर फिक्स कॉस्ट आपकी संक होती है, मैंने बोला ज्यादातर। अब हो सकता है ये टायर्स बनाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा हूं, बट मेरे पास लेबर वगैरह के लिए कुछ टाइम बचता है, तो मैं हो सकता हूं कोई एक एडिशनल फैक्ट्री किराए पे ले लूं। अब वो फैक्ट्री क्योंकि मैंने आपके कहने, आपके ऑर्डर की वजह से किराए पे ली है, तो अब वो रेलेवेंट हो जाएगी। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता सारे फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होती हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट भी हो सकती हैं। 100 बात की एक बात, मैं हमेशा इंट्यूशन बेस्ड समझाने की कोशिश करता हूं। एक पत्थर की लकीर पकड़ लो, अगर तुम्हारी वजह से वो खर्चा लगा है तो मैं तुमसे लूंगा। तुमने एक डॉल मांगी थी बेक केक के ऊपर, तो वो डॉल तुम्हारी वजह से मुझे खरीदनी पड़ी, तो मैं तुमसे तो खर्चा लूंगा ही।
लेकिन मेरे पास तो वो ठीक है, तुम्हारे ऑर्डर में नहीं लग रही, तो मैं तुमसे क्यों चार्ज करूंगा? वो फैक्ट्री रेंट तो मैं एनीवे अपने नॉर्मल बिजनेस से चार्ज कर लूंगा ना। यही चीज आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग में समझ में आती है, और ये मैंने डिस्कस किया। व्हेन यू टेक द डिसीजन प्योरली बेस्ड ऑन डिफरेंशियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है। और आप सारी कॉस्ट, जब पूरा टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के बेसिस पर डिसीजन लेते हो, तो वो क्या होती है? आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीका जो होता है। ठीक है, संक कॉस्ट पढ़ा देता हूं। संक कॉस्ट क्या हो गई आपकी? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, ये कोई रोल प्ले नहीं करती डिसीजन मेकिंग में। इसको प्लीज डिसीजन लेते वक्त डिस्कस मत करना। मैंने बोला ना, फैक्ट्री का रेंट जरूरी नहीं है, ये जो डिसीजन ले रहे कि ऑर्डर ले या ना ले, इसके लिए फैक्ट्री रेंट हमारे लिए इररेलेवेंट है। वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है वो इररेलेवेंट है। जो हो चुका तुम्हारे ऑर्डर आने से पहले, वो मैं तुमसे क्यों लूंगा खर्चा? मेरा जो पर्पस है वो आपका ऑर्डर ग्रैब करना है, ना कि उसको किसी अपने कॉम्पिटिटर को दे देना है। अगर मैं ज्यादा प्राइस कोट करूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो ये मैं नॉर्मल बिजनेस से रिकवर करता रहूंगा। स्पेशल बिजनेस मतलब जो स्पेशल ऑर्डर आया उसमें मैं सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट चार्ज करूंगा। मार्जिनल कॉस्ट, अमाउंट एट गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय द एग्रीगेट कॉस्ट बाय विच द एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड। अरे आपकी जब एग्रीगेट मतलब टोटल कॉस्ट जब चेंज होगी, तो टोटल कॉस्ट किसकी वजह से चेंज होते हैं? फिक्स की वजह से तो चेंज होती नहीं। किसकी वजह से चेंज होगी? वेरिएबल की वजह से। और जब वो आप 1 यूनिट की बात करते हो, तो मार्जिनल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एडिशनल यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब पढ़ा है। और जब आप किसी भी आउटपुट के हिसाब से बात करते हो, तो वो डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल मतलब आपने 10,000 से 20,000 कॉस्ट आ गई, तो ये 1 यूनिट के बीच में नहीं हुआ, ये 100 यूनिट और 150 यूनिट के बीच में हुआ, तो अब ये डिफरेंशियल कॉस्ट बन गई। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं, तो हम डिसीजंस डिफरेंशियल अप्रोच से ही लेते हैं। ठीक है, जब ये आएगा तब बात करेंगे। ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, जब ये बदलते हैं तो उसकी वजह से जो कॉस्ट में बदलाव आता है, इस कॉस्ट बदली हुई कॉस्ट के बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं। कैसे लेते हैं तो भाई ये चैप्टर आएगा पूरा, अभी नहीं बता सकता मैं। पर जब पर यूनिट की बात करेंगे तो मार्जिनल हो गया, लेकिन आप कोई भी यूनिट का गैप ले लो तो वो डिफरेंशियल हो गया। अप्रोच तो दोनों ही सेम है। आई होप ये समझ में आ गया, इस पर ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मैं आपको कुछ चीज और मेरे से छूट गई थी, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये देखो, स्कोप ऑफ कॉस्ट में मेरे पास ये रह गया था। देखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी भी कॉस्ट आप निकाल रहे हो। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, जिसकी अलग से कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। ये कोई कस्टमर भी हो सकता है। कस्टमर की कॉस्ट, यस, इस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है तो इसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर उसके हिसाब से हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे और अपना उसको प्राइस कोट कर देंगे। तो हमारा पर्पस तो कॉस्ट कैलकुलेट करना है। मैं टीचिंग कर रहा हूं तो इस बैच की कॉस्ट कितनी है। कोई प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा इसी की निकलती है कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो। एक प्रोजेक्ट, आपने पूरा प्रोजेक्ट लिया है, पूरा ऑडिट का प्रोजेक्ट लिया है आपने, तो उसकी कितनी कॉस्ट आप चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है, हो सकता है कि एक बिल्डर जो है पूरा प्रोजेक्ट ले रहा है, जिसमें वो आपका बिल्डिंग भी बनाएगा, स्विमिंग पूल भी बनाएगा, तो उसका प्रोजेक्ट हो गया पूरा। तो कोई ब्रांड की कैटेगरी हो गई, कोई भी एक्टिविटी आप सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, आप लेट्स से आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हमारे पास एक अलमीरा थी, वो जो स्टील वाले अलमीरा होती है, उस पर स्प्रे पेंट कराना था, बिकॉज उसका पेंट पुराना हो गया था। वी वांटेड अ न्यू कलर। तो हम उसके पास गए, जो अलमीरा बनाता है उसने उसके लिए पेंट कर दिया, उसने हमसे 1,500 रुपए ले लिए। नाउ ये एक एक्टिविटी हो गई ना। ठीक है, इसको हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। मटेरियल मेरा, काम सामने वाले का। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई कपड़ा है, कपड़े में मुझे कुछ अलग से डिजाइन बनवाना है, लेट्स से उसकी कटिंग करा के कोई उसको किसी पीस ऑफ क्लॉथ में कन्वर्ट करना है, तो मैं टेलर के पास ले जाऊंगा, जॉब वर्क है। ठीक है, तो इसकी भी एक्टिविटी का भी क्या निकल सकती है, कॉस्ट निकल सकती है। अब देखो, प्रोडक्ट वाइज, जब प्रोडक्ट एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, स्मार्टफोन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। टैबलेट, कंप्यूटर हो गया, कार हो गई, बुक हो गई, ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्ट तो सबसे इजीली समझ में आता है। सर्विस, अब एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको क्या कर, एयरलाइन का जो टिकट खरीदा है वो तो सर्विस हो गई, तो उसकी कॉस्ट। ऐसी रेलवे, ऑडिट फीस, आपका ऑडिट असाइनमेंट हो गया, तो आप उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना। ठीक है, यूटिलिटी बिल पेमेंट, जैसे टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब सर्विसेज ही तो है। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट हो गया, इसमें आपका ब्रिजेस भी बनने हैं, अंडरग्राउंड टनल भी बननी है, सब बनना है।
ठीक है। एक्टिविटी की कॉस्ट निकल सकती है, एक्टिविटी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन की सर्विसेज देते हो, आप उससे कितना चार्ज करोगे, ठीक है। या प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर लेते हैं आपसे, जैसे अमेजोन वाले मार्केटिंग फीस चार्ज कर लेते हैं 5 रुपए पर ऑर्डर, आपसे चार्ज कर लेंगे, जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार आपसे चार्ज करेंगे। ये भी हो सकता है एक्टिविटी के बेसिस पे। मैंने एक्टिविटी के बेसिस पे ज्यादा अच्छा आंसर आपको दिया है वैसे, ठीक है। प्रोसेस, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो प्रोसेस के हिसाब से कॉस्ट निकलती है। रिफाइनिंग प्रोसेस का कितना है, कटिंग प्रोसेस का कितना है, इसका फिनिशिंग प्रोसेस कितना है, असेंबलिंग प्रोसेस का कितना है, सबके अलग अलग कॉस्ट निकलती है। डिपार्टमेंट वाइज तो आपको पता ही है, इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ही लिया भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो प्रोडक्शन भी, ये डिपार्टमेंट भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउ इस आज की डिस्कशन लास्ट है मेरी, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट्स। ये कॉस्ट यूनिट्स क्या है? कॉस्ट यूनिट्स बेसिकली आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो कोई तो यूनिट आप किसी में तो मेजर करोगे, तो वैसे तो हम सब कॉस्ट जो है वो करेंसी में कैलकुलेट करते हैं, रुपी हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, इन सब में हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो ठीक है, मॉनेटरी फिगर हो गई। बट इसका बेसिक यूनिट तो मुझे कैलकुलेट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दही चाहिए तो वो कहता है कितने किलो, दूध चाहिए कितना लीटर, वो आप उससे पूछता है हमें आलू चाहिए तो कितने किलो आलू चाहिए, सब्जी चाहिए तो कितने किलो चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक जो यूनिट हो गई ना, वो हम यूज करते हैं टू मेजर समथिंग। वो जो रेट उसने डिसाइड करके रखा है ना, वो यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करके रखा है फॉर द इजीनेस। मार्केट में एक चलन बन पाए, हर व्यक्ति फिर किलो के हिसाब से रेट पूछे। आलू में हो सकता है कि 2.5 किलो, या कुछ लोग धड़ी के हिसाब से बोलता है, ऐसा आप जाओगे तो ऐसे मार्केट में यूज होता है, टन्स के हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कॉस्ट यूनिट यूज होती है। व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? इट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी मेजर्ड। जैसे कि ऑटोमोबाइल, कार, तो पर कार कॉस्ट निकलती है, तो यहां पे बेसिक यूनिट क्या हो गई? एक कार, कॉस्ट जो निकलेगी ना वो एक कार के हिसाब से निकलेगी। बुक, पर बुक हो गई, समझ में आया? तो यहां बेसिक यूनिट क्या हो गई? जो बेसिकली हम जिसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक यूनिट के हिसाब से करते हैं। सीमेंट में हम टन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, पर टन। तो लेट्स से कि आपका आई डोंट नो इसका क्या रेट है, हम तो बेसिकली बैग के हिसाब से करते हैं। तो लेट्स से कि 450 रुपए पर बैग हो गया, 500 रुपए बैग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बैग्स होते हैं, तो इसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप मल्टीपल आंसर्स भी दे सकते हो कि जरूरी नहीं एक ही यूनिट हो। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है सर्विस। सर्विस सेक्टर में कॉम्पोजिट यूनिट यूज होती है, मैं बताऊंगा, जिसमें एक से ज्यादा यूनिट यूज होती है, तो उसे कॉम्पोजिट बोल देते हैं, सिंपल यूनिट यूज नहीं होती उसमें। अच्छा, केमिकल्स, ये लीटर में होता है, पर लीटर हो सकता है, पर गैलन हो सकता है, पर किलोग्राम हो सकता है, अगर सॉलिड है तो पर किलोग्राम हो जाएगा, पर टन हो जाएगा, तो ये बेसिक यूनिट हो जाएगी। पावर पर किलोवाट, ये भी कॉम्पोजिट है, ठीक है। वॉट आवर, कितने घंटे और कितनी यूनिट्स होगी, इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। आपने सुना होगा मीटर वगैरह की कैलकुलेशन इसी में ही होती है, बिजली के मीटर जो होते हैं। आपका जो टेलीफोन होता था उसमें पहले मिनट्स के हिसाब से कैलकुलेट होती थी। स्टील टन में कैलकुलेट होता है। गैस आपका क्यूबिक फीट में होती है, ठीक है। सही, ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस सेक्टर में ना एक से ज्यादा यूनिट कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका टिकट बनना है, आप 5 व्यक्ति ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहा हूं, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेट करना, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो आप पता है सिर्फ और सिर्फ यहां पे कितने किलोमीटर जा रहे हो इससे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कितने पैसेंजर हैं ये भी तो देखना पड़ेगा, तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो 5 पैसेंजर हैं, पर किलोमीटर हम 100 रुपए चार्ज करते हैं, टोटल टिकट कितना आ जाएगा? 500। तो यहां पे जब मोर देन वन बेसिक यूनिट इज इन्वॉल्व, वी कॉल इट कॉम्पोजिट यूनिट। और ज्यादातर सर्विसेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि वहां पे हमें कॉम्पोजिट यूनिट्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहां कॉस्ट सिंगल फैक्टर चेंज नहीं कर रहा है, यहां मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं आपका। चलो ये नहीं समझ में आ रहा, इधर ट्रांसपोर्ट हो गया। आपका जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट व्यक्ति का हो रहा है तो सामान का भी तो हो सकता है, तो कितने टन सामान जा रहा है इसके हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। जितना भारी सामान होगा उतना रेट ज्यादा होगा, और कितने किलोमीटर जा रहा है इसके हिसाब से टन किलोमीटर यूनिट यूज होती है वहां पे, ऐसे डैश डाल देते हैं। अब जितने टन है वो लगा लो और जितने किलोमीटर है वो लगा लो, आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट आप निकाल ही रहोगे, उसके हिसाब से आप इसको रेट बना लोगे। मान लो 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए खर्चा आ रहा है,
5 पैसेंजर्स हैं और 100 रुपए के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं, तो यू कैन फाइंड द रेट। समझ में आई बात? 2 रुपए पर पैसेंजर किलोमीटर। ये जो यूनिट होती है ना, ये कॉम्पोजिट होती है, एक से ज्यादा यूनिट होती है इसके डिनोमिनेटर में। अच्छा, रेस्टोरेंट देख लो या होटल देख लो, कितने डेज आप रुके हैं उस होटल में। लेट्स से आप हिल स्टेशंस में गए हैं, कितने डेज हैं और कितने रूम्स आपने बुक करे हैं। लेट्स से 5 रूम्स आपने बुक करे हैं, पूरी फैमिली गई है, तो कितने रूम्स है और कितने दिन के लिए, उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे आपसे। तो जब मल्टीपल यूनिट्स आर इन्वॉल्व, सर्विस सेक्टर में हमेशा याद रखना कॉम्पोजिट यूनिट होती है, ठीक है। डैश इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसकी सेपरेट यूनिट में वो मेजरमेंट होती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी इसमें तो मैंने आई गेस ये पढ़ाई दिया था, और आई थिंक ये हाँ सारा पढ़ लिया था हमने, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना हमने, ये भी डिस्कस कर लिया है। बस आज के लिए इतना ही है, कल हम मिलेंगे तो विल डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखो 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं हुआ और आराम से आपने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोई नया चैप्टर नेक्स्ट से नेक्स्ट में, ठीक है। चलो बाय बाय।